Welcome class. Today in this class, in this video, we are going to discuss a very important topic of civil service exams. Today we have topic of history. If we see the Indian history, we have three segments: ancient Indian history, medieval Indian history, and modern Indian history. But if we see the previous trend, you can see a modern Indian history has more focus whether it is prelims or मेंस. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा सवाल बनते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन टॉपिक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. टुडे वी हैव टॉपिक द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. यूरोपियंस इंडिया में आए थे, वो क्यों आए थे, क्या रीजन था, क्या क्या वो लोग आके किए, कितने युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई और उन लोगों का क्या नियत था. इस सारी बातों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे, बीच में और भी कंपनीज आई थी. किस कंपनी ने क्या क्या किया, ये लोग क्यों आए थे, कि करके हम लोग सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे. सो टुडे इन दिस हेडिंग द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वी हैव सम सब हेडिंग्स. नंबर 1 क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी ऑफ यूरोपियन कंपनीज. पुर्तगीज आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डच, फिर डेनिश और फ्रेंच. तो वो क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि वो लोग आए कब कब आए. द सेकेंड सब हेडिंग इज व्हाई दे केम टू इंडिया. सेकेंड सब हेडिंग इज व्हाई दे केम टू इंडिया. इंडिया पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, ये लोग क्यों आए, क्या रीजन था. ठीक है, फिर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. द थर्ड सब हेडिंग इज पुर्तगीज इन इंडिया. पुर्तगीज पहले थे, पहली यूरोपियन कंपनी थी जो इंडिया आई थी. तो पुर्तगीज इन इंडिया ये भी एक टॉपिक है, सब हेडिंग है. डच इन इंडिया, ब्रिटिश इन इंडिया, फ्रेंच इन इंडिया. डेनिश भी आए थे, लेकिन डेनिश से सवाल नहीं बनते हैं, इसलिए डेनिश को इग्नोर करके हम लोग चलते हैं. डच इन इंडिया, ब्रिटिश इन इंडिया, फ्रेंच इन इंडिया, ये लोग आए. इन सब के बारे में सब हेडिंग्स में बात करेंगे. कार्नेटिक वॉर और एंग्लो फ्रेंच वॉर. एंग्लो फ्रेंच वार भी एक सब हेडिंग है इसी टॉपिक में, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, जिसमें एंग्लो और फ्रेंच दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के लिए बैटल लड़ रहे थे. तो इस कैनेटिक वार और एंग्लो फ्रेंच वार दोनों से जो भी आप बोले, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. 3 कैनेटिक वार्स हैं, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट सब हेडिंग ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. फर्स्ट सब हेडिंग वाज क्रोनोलॉजी. तो क्रोनोलॉजी पे हम लोगों को बात करना है कि पहले कब कौन आए, उसके बाद कौन आए, और उसके बाद किस ईस्वी में कौन आए और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ स्टैब्लिश किया. तो ये टेबल मैंने बना रखा है पीछे, आप इसे देखिए. कंपनी, ईयर और हेडक्वार्टर. पुर्तगीज जो 1498 में आए थे, सबसे पहले पुर्तगीज ही आए थे. इन्होंने कोचीन और गोवा में अपना जो है सेंटर स्टैब्लिश किया 1510 एंड 1530 में. हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया पुर्तगीज ने. ब्रिटिश जो कि पुर्तगीज के बाद आए थे 1600 में, वो आए थे सूरत और बॉम्बे में. 1608 में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया ब्रिटिश ने. डच 1602 में आए थे, कोरोमंडल और पुलिकट में इन्होंने अपना जो है हेडक्वार्टर बनाया था 1655 में. डेनिश 1616 में आए थे. ये शर्मापुर 1676 में इन्होंने अपना जो है बंगाल में शर्मापुर में अपना जो हेडक्वार्टर बनाया था. फ्रेंच 1664 में आए थे सूरत में. ठीक है, इस तरह से ये क्रोनोलॉजी का जो पहला हमारा सब हेडिंग था वो क्रोनोलॉजी था. तो क्रोनोलॉजी इस तरह से पूरा होता है. आप इस वीडियो को रोक के इस टेबल को नोट डाउन कीजिए. सो क्लास, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन. रीजन, व्हाई यूरोपियंस came to India. Why Europeans came to India? ये
हमें रीजन पता करना है। यूरोपियंस इंडिया आए, क्यों आए, कुछ रीजन जरूर रहा होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली बार जो पुर्तगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा थे, वो भाया केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका के लास्ट में पड़ता है, उसके थ्रू इंडिया आए थे। क्यों आए थे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं मैप बना के। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये अफ्रीका है, ठीक है, ये यहां पे यूरोप है, यहां पे इंडिया है, ठीक है। इससे पहले पुर्तगीज जो वाया सी रूट आए थे 1498 में, उससे पहले जो ट्रेड होती थी इंडिया में वाया अरब कंट्रीज 700 एडी तक इसी वाया ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। यूरोप से बाय लैंड एरिया इंडिया ट्रेड हुआ करता था, जिसमें क्या क्या ट्रेड होता था, सिल्क, कॉटन एंड स्पाइसेज। तो इंडिया और यूरोपियन कंट्री के बीच में ये ट्रेड थी। लेकिन 700 एडी में अर्बन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, इनका डेवलपमेंट हुआ, जिन्होंने ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब ये ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो गया तो एक नए रास्ते की जरूरत थी। अब ये रास्ता ढूंढने का काम दुनिया में दो देश कर रहे थे, एक का नाम था स्पेन, एक का नाम था पुर्तगीज। इन दोनों ने डिसाइड किया कि स्पेन के जो ट्रेवलर थे कोलंबस, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर दुनिया गोल है तो हम क्यों ना किसी भी रास्ते से जाए तो इंडिया तो पहुंच जाएंगे। तो स्पेन ने इस तरफ जो है अपना रुख किया और ये अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका की खोज कर दी। लेकिन जो पुर्तगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा थे, उन्होंने भाया ये सी रूट अपनाया और इस तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लास्ट होते हुए कालीकट, केरला में, जो अभी कोझिकोड है, केरला में कालीकट में वास्को डी गामा 1498 में पहुंचे। ये जो पॉइंट है अफ्रीका का, इसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, ठीक है। यहां पे पहुंचने के बाद उन्हें लग गया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लास्ट जो है वो यही एरिया है। इससे पहले उन्हें आइडिया नहीं था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लास्ट पॉइंट कौन सा है। तो भाया इसके थ्रू ये लोग यहां आए और इसके थ्रू यहां पहुंचे। ये कालीकट है, ठीक है। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, और यहाँ कालीकट पहुंचे। कालीकट में जो वहां के राजा थे जैमुरीन, जनरली यही नाम आपको दिखेगा हर जगह, जैमुरीन का हालांकि दूसरा कुछ नाम था, तो जैमुरीन ही आप जानिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जैमुरीन ही ऑप्शन में रहेगा। तो जैमुरीन ने स्वागत किया पुर्तगीज ट्रेवलर का, पुर्तगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा का स्वागत किया। उसके बाद वास्को डी गामा यहाँ पर काफी सारे स्पाइसेस लिए हुए, काफी सारे सामान को लिए हुए एक रिच कार्गो के साथ 1498 में ये वापस लौटे इसी रास्ते से और पहुंच गए फिर से पुर्तगाल, अपने देश वापस पहुंचे और 60 गुना ज्यादा फायदा इन्होंने कमाया, ठीक है। तो पुर्तगीज ने ये फायदा तो कमाया, तो इसके साथ ही एक नए रास्ते की खोज हो गई। अब ये रास्ता इंडिया के लिए फायदेमंद रहा या घाटा वाला रहा, ये आगे हम लोग देखेंगे। ये रास्ता खुलते ही ट्रेड का नया रूट मिल गया इन सबको। ये रास्ता जो कि रिस्ट्रिक्ट हो चुका था, ये रास्ता अब जो सेंट्रल एशिया का रास्ता था वो बंद हो चुका था, तो नए सी रूट की तलाश के बाद ये रास्ता खुलने के बाद ट्रेड का एक मेन एरिया स्टार्ट हो गया। तो व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया, इसका मेन रीजन ट्रेड था, ठीक है। तो ट्रेड के कारण सारे यूरोपियंस इंडिया आते थे, ठीक है। इसके बाद जो है इस मैप को आप बनाइए, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये यूरोप है। ट्रेड पहले ऐसे होता था, उसके बाद ऐसे करके शुरू हुआ ट्रेड, ठीक है। इसको बनाइए आप, ठीक है। रीजन आप सीधा समझिए, ये ट्रेड के लिए ही आए थे इंडिया, जो कि पहले होती थी। रोमन एम्पायर जो है डोमिनेट करता था ट्रेड, ठीक है। 700 एडी तक रोमन एम्पायर ही जो है डोमिनेट करता था सेंट्रल एशिया के ट्रेड को, जो कि सिल्क इंडिया से जाता था और गोल्ड इंडिया आता था, तो इंडिया काफी रिच हो चुकी थी उस वक्त। लेकिन जब ओटोमन एम्पायर जो अरब सेंट्रल एशिया में जब ट्रेड रूट रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो इसके थ्रू ये लोग आने लगे और इसके बाद ये लोग कालीकट पहुंच के इस तरह से इन लोगों ने जो है नया ट्रेड रूट खोजा और नए ट्रेड की शुरुआत हुई। तो इंडियंस, यूरोपियंस क्यों आए थे इंडिया, ये आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब हेडिंग पे चलते हैं। सो क्लास, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट सब हेडिंग। द नेक्स्ट सब हेडिंग इज पुर्तगीज इन इंडिया।
पुर्तगीज इन इंडिया। पुर्तगीज इंडिया आए थे, अभी अभी हमने जाना, वास्को डी गामा 1498 में आए। वो इंडिया के कालीकट में पहुंचे। कालीकट में पहुंचकर जयमुरीन ने उनका स्वागत किया। उन्होंने वहां पर ट्रेड के बहुत सारा सामान लेके वापस गए। 60 टाइम्स उन्होंने जो है फायदा कमाया, मुनाफा कमाया। फिर 1510 में पुर्तगीज वापस आए, वास्को डी गामा वापस आए, जयमुरीन से मिले और जयमुरीन से उन्होंने कहा कि जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उनको जो है एक्सपेल किया जाए इस एरिया से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जयमुरीन ने इनकार कर दिया, वो एक सॉवरेन रूलर थे। तो फिर क्या होता है कि जनरली जो दुनिया में आजकल होते आया है और जिसको आप आगे बढ़ाएंगे वही आपको पीछे धकेलेगा, वही आपसे कोशिश करेगा आपको ही साइड करने की। तो वही हुआ था, जयमुरीन ने उनका स्वागत किया था और इसी के साथ जयमुरीन से मिलिट्री फेस ऑफ हो गया। किसका? पुर्तगीज का, ठीक है। और पुर्तगीज ने जयमुरीन को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था कि पुर्तगीज ने जयमुरीन को हरा दिया। जब पुर्तगीज ने जयमुरीन को हरा दिया तो फिर क्या होता है, पुर्तगीज जो ये एरिया है यहां पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। जो आज का कोझिकोड है वहां पे कब्जा हो जाता है पुर्तगीज का, ठीक है। अब पुर्तगीज गवर्नर, ठीक है, वो आते हैं कौन? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पुर्तगीज गवर्नर। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा एक पुर्तगीज गवर्नर थे जिन्होंने कि पुर्तगीज एम्पायर को एक्सपेंड करने का बीड़ा उठाया और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी ये आपको बताता हूं मैं। जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, तो ये जो एरिया है इंडियन ओशियन का, यहां पे इन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। ये ब्लू वाटर था इंडियन ओशियन का, हिंद महासागर का, इस पे यहाँ पे इन लोगों ने कब्जा जमा लिया। और जैसे यहाँ पे कब्जा जमाया तो अब कोई भी कंपनी, कोई भी शिप अगर यहाँ ट्रेड करना चाहेगी तो उसे पुर्तगीज कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसे कार्टेज कहते थे, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी नामी है, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। ये पुर्तगीज गवर्नर थे। ब्लू वाटर पॉलिसी में कार्टेज एक पुर्तगीज लाइसेंस था जो कि आपको इस एरिया में ट्रेड करने के लिए, जो हिंद महासागर या इंडियन ओशियन होकर होता था, वहां जाने के लिए आपको लिया जाए, कार्टेज लेना होगा पुर्तगीज से। अगर आप कार्टेज नहीं लेते हैं आपके शिप्स को पकड़ लिया जाएगा, उसे सीज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्लास नेक्स्ट पुर्तगीज गवर्नर जो थे वो थे फ्रांसिस्को दी अल्बरिक, अल्फोंसो दी अल्बरिक, ठीक है। ये है अल्फोंसो दी अल्बरिक, सेकंड पुर्तगीज गवर्नर थे, ठीक ना। ये फाउंडर थे ओरिजिनल पुर्तगीज एम्पायर के। इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद का पॉलिसी की, ठीक है। पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? अल्फोंसो दी अल्बरिक ने। ये पुर्तगीज गवर्नर ने अच्छे से पुर्तगीज एम्पायर को एक्सटेंड किया, ठीक है। और इसके बाद जो है इन्होंने जो है गोवा को, अल्फोंसो दी अल्बरिक ने गोवा को बीजापुर के रूलर से कब्जा कर लिया। बीजापुर कैप्चर्ड इन 1510। गोवा कैप्चर्ड इन 1510 by from बीजापुर रूलर्स। ठीक है, बीजापुर रूलर से गोवा को कब्जा कर लिया गया 1510 में। किसने किया था ये? अल्फोंसो दी अल्बरिक ने। मैंने पहले बताया कि पुर्तगीज एम्पायर को असल में एस्टैब्लिश 1530 में नीनो दी कूना ये जो है पुर्तगीज गवर्नर बनकर आए, ठीक है। और इन्होंने इंडिया के लार्ज एरिया पे कब्जा किया, ठीक है। लगभग कोस्ट एरिया को इसने कब्जा कर लिया नीनो दी कूना ने, ठीक है। दीव, दमन, बसीन, हर जगह इन लोगों ने कब्जा कर लिया, नीनो दी कूना इसी ने,
ठीक है, अगर आपको ये सवाल पूछे एग्जाम में कि किसने शिफ्ट किया था गोवा को कैपिटल किसने बनाया था, गोवा मेड कैपिटल बाय नीनो दी कुन्ना, ठीक है, नीनो दी कुन्ना ने कैपिटल बनाया था गोवा को, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन 16वीं सेंचुरी के बाद जो पुर्तगीज पावर थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। मराठा ने काफ़ी जगह कब्जा कर लिया, उसके बाद इंग्लिश ने भी कब्जा कर लिया, क्योंकि जो पुर्तगीज किंग थे उन्होंने बॉम्बे गिफ्ट कर दिया चार्ल्स सेकंड को, तो वो भी जो है पुर्तगीज के हाथ से निकल गया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है गोवा, दमन और दीव बस इतने ही रह गए पुर्तगीज के पास, बाकी लगभग निकल गए। गोवा, दमन, दीव पर 1961 तक कब्जा रहा था इन लोगों का, पुर्तगीज का, ठीक है। तो ये सब हेडिंग हमने पुर्तगीज के बारे में पढ़ा, पुर्तगीज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सब हेडिंग पे चलते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो आपको मैं नोट्स भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, एक एक करके जो है आप लिख सकते हैं। तब तक हम जो है एक एक करके सारा डिस्कस करते हैं। पुर्तगीज इन इंडिया हो गई, इसके बाद हम लोग चलते हैं डच इन इंडिया, डच के बारे में जानते हैं। So class, now we are proceeding towards the next subheading. Now next subheading of this topic is Dutch in India. Dutch in India. डच कंपनी को डच पार्लियामेंट ने अलाउ कर दिया कि आप फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं इंडिया में। डच तो इसलिए इंडिया आ गए। इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी मछलीपट्टनम में लगाई थी। तो आप पहला पॉइंट लिखिए, डच स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, एंड एट अदर प्लेसेस आल्सो देयर हेडक्वार्टर वाज इन पुलिकाट, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आप नोटिस कीजिए, नोट कीजिए कि फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाया, मछलीपट्टनम। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने मछलीपट्टनम में लगाया था, ठीक है। और ये फैक्ट्री लगाई थी 1605 में। मछलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मछलीपट्टनम में लगाई, फिर उसके बाद इनका हेडक्वार्टर पुलिकाट तमिलनाडु में भी रहा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत जगह डच ने फैक्ट्री स्टैब्लिश की, जैसे बालासोर, पटना, पुलिकाट, सूरत, ठीक है, नागापट्टिनम, कारिकाल। तो ये डच का जो है फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट डच के बारे में लिखिए, डच एस्टैब्लिश्ड अ मोनोपोली ओवर इंडियन स्पाइस ट्रेड, एक्सपोर्टेड कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, अफीम, ठीक है। तो एक मोनोपोली डच ने एस्टैब्लिश कर लिया थोड़ी दिनों के लिए पूरे इंडियन ट्रेड पर, ठीक है। तो अब तो इंटरेस्ट क्लास करना था, तो फिर क्या होता है, अगर आप मोनोपोली कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको आके जरूर धक्का देगा। तो डच की मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा 1759 में हुआ, ठीक है। 1759 में बैटल ऑफ बेदरा हुआ, किसके किसके बीच, डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इस बैटल में डच हार गई और डच लिक्विडेटेड हो गई, यानी कि पूरी तरह से कंपनी को सील कर दिया गया। उन्होंने ब्रिटिश को सारा कुछ अपना दे दिया। बैटल ऑफ बेदरा को अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ चिंसुरा। ये जो बेदरा है ये कलकत्ता के पास है, ठीक है, 20 किलोमीटर फ्रॉम कैलकाटा। तो अलग अलग नाम से भी जानते हैं, बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ हुगली, तो आप कंफ्यूज मत करेंगे, ठीक है। और ये हुआ था किसके किसके बीच, वो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश एंड डच कंपनी के बीच। तो एक पॉइंट आप लिखिए, द डच वेर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ बेदरा 1759। फाइनली इन द 1798 डच ईस्ट इंडिया कंपनी was finally liquidated, closing the business, liquidated in 1798. Battle of Bedra, also known as Battle of Hooghly, Battle of Chinsura near the Calcutta. The battle is for capturing the resource of Bengal. मैंने पहले बताया कि बैटल ऑफ बेदरा बंगाल में हुआ था, कलकत्ता से 20 किलोमीटर दूर, ठीक है। बैटल ऑफ हुगली या बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं। तो बंगाल के रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट, एक सब हेडिंग ये भी क्लियर हो गया कि डच इन इंडिया। अब कौन आएंगे नेक्स्ट सब हेडिंग में,
तो नेक्स्ट सब हेडिंग में हमें आएंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरी हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश थी ये सबसे ज़्यादा सक्सीड हुई इंडिया में, सबसे लंबे समय तक इन्होंने राज किया, पूरे इंडिया पे लगभग इनका साम्राज्य था। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक पॉइंट लिखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन 1600, क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड इट अ चार्टर टू ईस्टर्न ट्रेड ऑन 31 दिसंबर 1600। ठीक है, ये आप लिख लीजिए पहले। उसके बाद देखिए 1600 में चार्टर एक्ट के तहत क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फिर, कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट 1609 to seek permission to open a factory at Surat, but due to the interference of Portuguese, William Hawkins didn't get any concession. ठीक है, 1609 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे विलियम हॉकिंस, वो जहांगीर के कोर्ट में आए थे कि हमें फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का मौका दिया जाए, लेकिन पुर्तगीज उस समय इंडिया में काफी बैर जमा चुके थे, उनको पुर्तगीज के इन्फ्लुएंस के कारण कोई भी कंसेशन या फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन नहीं मिली और विलियम हॉकिंस खाली हाथ लौट गए। तब फिर क्या होता है कि अब ब्रिटिश को ये लग गया कि पुर्तगीज जब तक यहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं तब तक किसी भी सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन नहीं मिलेगी कोई भी फैक्ट्री खोलने की। तो फिर क्या होता है, एक वार होता है, स्वैली होल। ये स्वैली होल नाम का एक वार होता है पुर्तगीज और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, इस पॉइंट को पहले लिखिए। इन 1611 ब्रिटिशर्स डिफीटेड द पुर्तगीज इन द नोबल बैटल ऑफ स्वैली होल नियर सूरत। तो स्वैली होल कहाँ है? सूरत के पास। इन लोगों ने नाम रख दिया होगा स्वैली होल, ऐसा नाम कोई जगह है नहीं इंडिया में। तो स्वैली होल नाम की इस जगह पे जो है युद्ध हुआ, जो नेवल बैटल था, यानी कि नौसेना इसमें युद्ध लड़ी थी। तो इसमें क्या हुआ था, पुर्तगीज जो नेवल बैटल थे उनका युद्ध हुआ और पुर्तगीज को डिफीट सहना पड़ा ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद मुगल एम्पायर केम टू नो अबाउट द पावर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मुगल एम्पायर को पता चला कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी पावरफुल है। ठीक है, उसके बाद लिखिए, एंड द मुगल किंग जहांगीर गिव द परमिशन टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री इन सूरत इन 1613। ठीक है, 1613 में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन मिल गई सूरत में। ठीक है, 1613 में परमिशन मिल गया। क्यों मिला परमिशन? क्योंकि बैटल ऑफ स्वैली होल में पुर्तगीज को हरा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसीलिए इन्हें परमिशन मिल गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि जो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे इसके बाद कि इंग्लैंड एम्पायर जेम्स फर्स्ट sent Sir Thomas Roy to the Jahangir court, convinced Jahangir to establish a factory in Mughal territory। अब मुगल टेरिटरी में कहीं भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने डिमांड कर दिया। ठीक है, जहांगीर gave the royal charter to the English East India Company by which East India Company could trade the Mughal empire anywhere। ये बहुत बड़ी जीत थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये बहुत बड़ी जीत थी जिसमें जहांगीर ने ये परमिशन दे दिया कि मुगल टेरिटरी में कहीं भी ये लोग लगा सकते हैं फैक्ट्री। ठीक है, देन कंपनी एस्टैब्लिश फैक्ट्री ऑन वेरियस प्लेसेस लाइक मुसलीपट्टनम, बालासोर, हरिहरपुर, अहमदाबाद एंड आगरा। काफी जगहों पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया अपना फैक्ट्री। ठीक है, और इसके बाद जहांगीर की इस एक्ट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री पूरे देश में लगाते चले गए। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखिए, इन 1639 AD कंपनी गॉट मद्रास एंड बॉम्बे ऑन लीज। दे बिल्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मैड्रास। एक किला बनाया सेंट जॉर्ज मद्रास में। ठीक है, और मद्रास और बॉम्बे लीज पे मिल गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी इसका काफी अच्छी
जीत थी इन लोगों की। कंपनी गॉट जमींदारी ऑफ सुतनौती, गोविंदपुर एंड कोलकाता इन 1700। फोर्ट विलियम वाज फाउंडेड। फारुखसियार ऑफर्ड देम ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग इन बंगाल। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं बैटल ऑफ पलासी की तरफ। फारुखसियार ने ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन बंगाल में इसे दे दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये भी एक पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, और लास्ट में एक पॉइंट लिखिए इसी के बारे में। कंपनी बिकम वेरी पावरफुल ओवर द टाइम एंड स्टार्टेड देयर रूल फ्रॉम द बंगाल। और बंगाल से ही इसने अपना रूल शुरू किया। बंगाल के रिसोर्स को यूज करके ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी पावरफुल बन गई। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी पावरफुल बन गई तो एक एक करके इसने सारे जगहों पर सारे नवाब को, उसके सेनापति को, उसके मीरचंद को, उसके अमीन चंद को, सबको मिलाना शुरू कर दिया। और मिलाकर इन लोगों ने सबको जो है अपने में मिलाया, ब्राइब देके, घूस देके, और फिर एक एक करके सबको मिला के नवाबों को हराया, राजाओं को हराया, और धीरे धीरे ये एम्पायर स्टैब्लिश करते चले गए ब्रिटिश। ठीक है, तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा फ्रेंच इन इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंच इन इंडिया। तो नेक्स्ट सब हेडिंग लिखिए, फ्रेंच इन इंडिया। इस टॉपिक में पहला पॉइंट आप लिखिए, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय कोलबर्ट अंडर द स्टेट पैट्रोनेज इन 1664। कोलबर्ट काफी इंपॉर्टेंट नाम है, 1664। ठीक है, स्टेट पैट्रोनेज के तहत कोलबर्ट जो कि लुइस 14 के मंत्री थे, कोलबर्ट लुइस 14 जो कि उस समय फ्रेंच के राजा थे, फ्रांस के राजा थे, उनके मंत्री कोलबर्ट के इन्फ्लुएंस में ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में 1664 में। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत बाय फ्रांसिस्को कैरम इन 1668। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री वही सूरत में, फर्स्ट फैक्ट्री बाय फ्रेंच। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री फ्रेंच ने एस्टैब्लिश किया 1668 में। 1668 एडी में फ्रेंच ने जो है अपना फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लिया। इसी के साथ फ्रांकोइस कैरोन, ये नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है ये। तो फ्रांसिस कैरोन, कैरोन नहीं कैरन, एन फ्रांकोइस कैरन, फ्रांकोइस कैरन जो 1668 एडी में ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने में सक्षम हुए फर्स्ट फैक्ट्री में। इन 1669 एडी फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर सेकंड फैक्ट्री एट मुसलीपट्टनम। तो फर्स्ट फैक्ट्री यहाँ लगी, सेकंड कहाँ लगी? सेकंड फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम में सेकंड फैक्ट्री लगी। इस पॉइंट को लिखने के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्रांसिस मार्टिन गेट अ विलेज फ्रॉम सूबेदार मुगल किंग लेटर केम टू नोन एज पौंडीचेरी। फ्रांसिस मार्टिन फ्रैंकिस मार्टिन, ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकिस मार्टिन को पौंडीचेरी जो है, जो वहाँ के सूबेदार थे उसके थ्रू मिल गया पौंडीचेरी, क्योंकि एक गांव था उस वक्त, अब तो बहुत बड़ा स्टेट हो गया वो। तो पौंडीचेरी एक गांव था जो कि फ्रैंकिस मार्टिन को मिल गया उस वक्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द फ्रेंच पावर इन इंडिया वाज रिवाइव्ड अंडर लीनियर एंड डुमाच। लीनियर एंड डुमाच, ये दोनों जो है फ्रेंच गवर्नर थे, इन दोनों का नाम नोट कर लीजिए। लीनियर एंड डुमाच, डी। ठीक है, लीनियर एंड डुमाच, ये दोनों जो थे उस समय फ्रेंच पावर में इंडिया में रिवाइव कर रहे थे अंडर। तो ये दोनों ने काफी अच्छा रोल निभाया फ्रेंच एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा टर्नअप होता है फ्रेंच एम्पायर में, द अराइवल ऑफ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है,
पूरे फ्रेंच में जितने भी गवर्नर आए, अभी आपने जो सारे गवर्नर्स के नाम देखे, इसमें लुमियर एंड डुमास भी है। डुप्लेक्स सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। डुप्लेक्स डुप्लेक्स नाम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। डुप्लेक्स के आने के बाद एंग्लो और फ्रेंच में रिवैल्री स्टार्ट हुई, युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्लैश करने लगी ब्रिटिश की और फ्रेंच की। इसमें डुप्लेक्स जो कि पूरे साम्राज्यवादी नीति के तहत, इंपीरियल पॉलिसी ऑफ इंपीरियल के तहत चलते थे, ठीक है। इसके अराइवल के साथ ही एक वार स्टार्ट हो गया अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच के बीच, जिसे हम लोग कर्नाटिक वार के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट लिखिए, द अराइवल ऑफ डुप्लेक्स एज फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया इन 1742 में ये आए थे। saw the beginning of Anglo-French conflict, Carnatic War, resulting in their final defeat in India। ठीक है, कर्नाटिक वार हुई, तीन हुई थी, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार, तीनों में अलग अलग ट्रीटी हुई थी। इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल डुप्लेक्स एक इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आते ही एंग्लो फ्रेंच रिवैल्री स्टार्ट हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक यहीं आज खत्म करते हैं, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट द कर्नाटिक वार्स। 3 कर्नाटिक वार हुए थे एंग्लो फ्रेंच रिवैल्री के बारे में, वो भी हम जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन का